हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंसेस। मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वाली क्लास में, टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। बेसिकली टेंसेस 2 ही होते हैं, एक तो प्रेजेंट जो हम जी रहे होते हैं और दूसरा होता है पास्ट टेंस जो हम जी चुके होते हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट टेंस होता है। जो कोई भी काम पहले हम कर चुके हैं या कंप्लीट हो चुका है वो हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। फ्यूचर टेंस एक अनुमान लगाते हैं हम, कोई भी कार्य यदि हम भविष्य में करने के लिए, आगे करने के लिए प्लान करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस में होता है। अब मैंने आप इसके बाद में बताया था ये हमारे 3 टेंसेस होते हैं और 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, तीनों ही टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट टेंस होता है, ये एक अनिश्चित समय दिखाता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हो रहा हो, पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी हमारा करने का प्लान है, लेकिन उसका टाइम निश्चित नहीं है, तो वो होता है इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू खेल रहा हूं, लगातार रूप से खेल रहा हूं या फिर रोज ही खेलता हूं। मैं जब भी वेकेशन आती है, हॉलीडेज आती है, संडे आता है तो हम दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, संडे को जाते हैं, हर संडे को जाते हैं, जब भी जाते हैं, लेकिन वो उसका टाइम निश्चित नहीं है, तो इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा आता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में कोई भी कार्य होता है जिस टाइम हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो उस टाइम में रनिंग कंडीशन में होता है, चालू कंडीशन में होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये कार्य फैन चल रहा है। ये सब कार्य क्या है, जिस टाइम हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उस टाइम पे रनिंग कंडीशन में है, तो वो होता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। तीसरा हमारा परफेक्ट टेंस। तीसरा जो इसका भाग है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य होता है वो कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, पूर्ण होना। कोई भी कार्य होता है वो पूर्ण होता है, वो परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट की मैं बात बताऊं तो प्रेजेंट में कोई भी कार्य जस्ट अभी खत्म हुआ है तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी कार्य पिछले कुछ समय से जारी है और वो अभी भी जारी है। पिछले कुछ समय में शुरू हुआ था, अभी भी जारी है और वो उसके अभी आगे जारी होने के चांसेस है, तो वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट यानी पूर्ण और कंटिन्यूस यानी जारी, मतलब उसका कुछ भाग तो पूरा हो चुका है और उसका कुछ भाग बाकी है, यानी चालू कंडीशन में, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो 3 टेंसेस, तीनों टेंसों के 4 इसके भाग होते हैं और इन चारों भागों के, चारों पार्ट्स के 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इन चारों टेंसेस के। जैसे पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनके 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके भी 4 तरह के सेंटेंस होंगे। इंडेफिनिट में अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे ही परफेक्ट में होगा और ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो ये आपने इसकी जो बेसिक जो जानकारी है वो उसमें जान ली है। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा ये होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो होता है उसमें कोई भी कार्य होता है वो अभी होता है, जिस टाइम हम कह रहे हैं या जिस टाइम हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी दरमियान होता है। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस टेंस का जो प्रयोग है इस टेंस का प्रयोग हम वर्तमान समय में होने वाले कार्य वर्तमान समय में होने वाले कार्य, आदत, वर्तमान समय में होने वाले कार्य, आदत, सामान्य अथवा शाश्वत सत्य जैसी बातों का उल्लेख करते हैं। बातों का उल्लेख करते हैं। हिंदी वाक्यों में यदि हम देखें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं वो इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। जैसे मैं खेलता हूं, वे खेलते हैं, वह मंदिर जाता है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसके अंदर पहचान तो हो गई इसकी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं हिंदी में। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो आती है काम में वो डू और डज आती है। हेल्पिंग वर्ब इन शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं एचवी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज काम में आती है। डू जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी
वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सबसे पहले पहचान ताहती है ते है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का प्रयोग करते हैं। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है। किसके साथ में आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने पहचान ले ली, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मुख्य रूप से इनका ही यूज होता है। अब देखते हैं हम सबसे पहले जो इसके 4 सेंटेंस हैं उनके बारे में। चार सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव अथवा सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव अथवा सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसका जो पैटर्न होता है सेंटेंस बनाने का, उसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। एमवी का मतलब समझ जाएंगे, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर कोई बाकी कुछ बच रहा है तो उसका हम यूज करते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम एक बात कि जो मेन वर्ब यूज हो रही है हमारी, जो मेन वर्ब यूज करते हैं, अब मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब जो है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब, या फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो एस या ईएस का प्रयोग कब किया जाता है वो देख लेते हैं। सेंटेंस में कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद में आती है, यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस एस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होने वाली वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग कब किया जाता है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो हम इसमें नोट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब्स
में एस अथवा ईएस का प्रयोग करना। कब हम करते हैं? तो निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। कब? जिन वर्ब्स के साथ, जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, यदि ये लेटर्स आते हैं, एस आता है, यदि एस एच आता है, सी एच आता है, डबल एस आता है, ओ आता है, एक्स आता है अथवा जेड आता है, तो तब हम उस वर्ग में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी वर्ब्स में केवल हम एस का ही प्रयोग करते हैं। कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बाकी सभी वर्ब्स में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल वर्ब है आपकी पुश। पुश मीन्स धकेलना। पुश, ये जो वर्ब है, यदि हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं तो इसका जो अंतिम लेटर है उसमें क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है। अब एस एच आ रहा है तो इसको यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे तो इसके साथ में हम ईएस का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पुशेड हो जाएगा। ऐसे ही क्रॉस वर्ब यूज हम यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो लेटर है वो क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। तो इसमें भी किसका यूज करेंगे हम? ईएस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रॉसेस। ऐसे ही गो आपकी वर्ब है, अंतिम लेटर ओ आ रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? ईएस लगेगा और क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। केवल जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। यानी पुश है तो पुश ही यूज होगी, क्रॉस है तो क्रॉस ही यूज होगी, गो है तो गो यूज होगी। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें उसके साथ में जो वर्ब यूज कर रहे हैं उनमें यदि, मैंने आपको बताया था, उनमें यदि एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, इनमें से यदि कोई लेटर आता है तो उसके साथ में ईएस का प्रयोग करते हैं। और यदि इनमें से कोई भी लेटर नहीं आता है तो फिर उस अवस्था में हम केवल एस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रन का अंतिम लेटर क्या आ रहा है? एन आ रहा है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यदि हम रन वर्ब को यूज करते हैं तो उसमें केवल एस का प्रयोग होगा और वर्ब क्या बनेगी? रन्स, रन्स। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में बचा जो भी एक्स्ट्रा है वो यूज
करते हैं। अब इसमें इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता मैं स्कूल जाता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कोई भी कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कार्य करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं क्या होगा? सब्जेक्ट, आई। दूसरा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होती है जिस किसी भी शब्द से हमें किसी काम का करना या होने का पता चलता है, वो क्या होती है? क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी हम काम करते हैं वो सारी क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है? जाना। तो क्या होगा? आई, मेन वर्ब आई आपकी गो, मेन वर्ब है गो। अब यहां पर देखेंगे हम कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके साथ में वर्ब आएगी गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहां पर स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब इसमें बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बीच में आपको भी थोड़ा सा बता देता हूं, मैंने आपको पहले बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा आई है, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन नाम। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब यहां पर ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो